बारे में हमने पढ़ लिया था कि भाई अब हम पार्ट सेकंड से रिपब्लिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि रिपब्लिक रोम क्या था। तो हमने सेनेट्स तक पढ़ लिया था कि भाई सेनेट्स क्या है। सेनेट्स आर द ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज which formed the government during the Roman Republic and which ruled from 509 BC to 27 BC। तो ये तो हमने सेनेट्स के बारे में पढ़ लिया था। फिर आगे हम चलते हैं the regime established by Rome's sole ruler was okay। सो रिपब्लिक तक थे हम इधर। सो रिपब्लिक, रोमन रिपब्लिक मतलब जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पावर्स थी। कौन सी? एक तो किंग था, एक सेनेट्स और आर्मी। ये 3 इंपॉर्टेंट पावर्स थे रिपब्लिक रोम के टाइम। बल्कि जो सेनेट्स थे वो किंग को एडवाइस करते थे, ज्यादा पावर रिपब्लिक के टाइम सेनेट्स के पास होती थी। द सेनेट हैज एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज। सेंचुरीज तक सेनेट्स ने रूल किया रोम पे एंड एंड रिमेन द बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी। और अभी भी वो बॉडी चल रही है और रिप्रेजेंट किसको कर रही है? एरिस्टोक्रेसी मतलब वेल्दी क्लास के लोगों को, दैट इज द वेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑफ रोमन एंड लेटर इटालियन डिसेंट मेनी लैंड ओनर्स। और फिर कुछ कुछ लैंड ओनर्स को भी आगे जाके हम देखेंगे, यही सेनेट्स बड़े बड़े लैंड ओनर्स बन जाएंगे। ठीक है, इटालियन इटली के तो लैंड ओनर्स बनेंगे, तो बड़े बड़े इटालियन लैंड ओनर्स बन जाएंगे। Most of the Roman histories that survive in Greek and Latin were written by people from senatorial background। अब हमें पता है सेनेट्स क्या है? वेल्दी क्लास पीपल, अपर क्लास लोग। तो अपर क्लास लोग ही तो बोलेंगे ग्रीक और लैटिन भाषा। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो ये रोमन की हिस्ट्रीज लिखी गई हैं ये सेनेटोरियल क्लास से लिखते थे ग्रीक और लैटिन भाषा में। From these it is clear that the emperors were judged by how they behaved towards senates। तो इस बात से यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि एम्परर्स को सेनेट्स के ऊपर बेसिस पे जज किया जाता था कि भाई ये एम्परर अगर सेनेट्स के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो अच्छा एम्परर होगा, और गंदा व्यवहार कर रहा है तो गंदा एम्परर होगा। The worst emperor were those who were hostile to the senatorial class। hostile का मतलब क्या है? मतलब एक बुरी तरीके से पेश आना। फीलिंग ऑफ अपोजिशन और डिसलाइक मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक अलग ही तरीके से अपोज करना सेनेट्स को। अगर इस तरीके का एम्परर आ जाए तो वो उस एम्परर को बुरा एम्परर बोला जाता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? द वर्स्ट एम्परर, emperors who were hostile to the senatorial class, behaving with suspicion or brutality and violence। suspicion का भी मतलब यही होता है डाउट करके, मतलब एक हार्श तरीके से लोगों उन स्लेट्स के साथ अगर एम्परर पेश आ रहा है तो वो एक वर्स्ट एम्परर होगा। मैनी सेनेटर्स yearn to go back to the days of the republic। मतलब yearn to go मतलब अच्छा लगता है उन्हें, वो विश, वो इच्छा है उनकी वापस कहाँ जाने की? उन रिपब्लिक वाले दिनों में जाने की। बट मोस्ट दे हैव रियलाइज दैट दिस वाज इम्पॉसिबल। और ऐसा इम्पॉसिबल है क्यों? क्योंकि वही कहानी थी, अगर किंग सिनेट्स और आर्मी, अगर सिनेट्स के पास पावर आ गई तो किंग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, किंग उधर से हट जाएगा, पूरा एम्पायर सिनेट्स के हाथ में आ जाएगा, अपर क्लास के हाथ में आ जाएगा अगर सिनेट्स और आर्मी मिल गए तो। पर अगर किंग और आर्मी मिल गए तो पूरा एम्पायर किंग के हाथ में आ जाएगा। और अभी हमें पता ही है रिपब्लिक तो चेंज हो गया, अब क्या बन गया? रिपब्लिक रोमन एम्पायर बन चुका है। और एम्पायर में पावर किसके पास है? किंग और आर्मी के पास है। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि ऐसा करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल वाला काम है। आगे हमने आर्मी के बारे में पढ़ लिया था कि जो आर्मी है वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है। तो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी मतलब जिसे जबरदस्ती लाया हो, तो ईरान में आर्मी को जबरदस्ती लाया जाता था। और जो कौन सी आर्मी? रोमन एम्पायर की जो आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी है, उन्हें सर्विस दी जाती है, उन्हें सैलरीज भी दी जाती है, और अब मिनिमम 25 साल तक तो आर्मी में रहते ही हैं अपने देश के लिए, मतलब अपने एम्पायर के लिए। 4th सेंचुरी तक 6 लाख सोल्जर्स थे, बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो ये आगे हमने पढ़ लिया था कि सोल्जर्स ही एम्परर का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, उन्हीं के हाथ में होता है कि एम्परर का कितना सक्सेस होगा। ठीक है, तो सोल्जर्स वाज कॉन्स्टेंटली एजिटेट, एजिटेट मतलब डिमांड या फिर आंदोलन। ओके,
तो जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स वाज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड फॉर बेटर वेजेस एंड सर्विस कंडीशंस। जो सोल्जर्स हैं उनकी हमेशा ये डिमांड रहती थी कि उनकी सैलरीज भी अच्छी रहे और उनकी सर्विस कंडीशंस, मतलब जिस तरीके से वो रह रहे हैं वो भी अच्छी रहनी चाहिए। दीज एजिटेशंस ऑफन टुक द फॉर्म ऑफ म्यूटिनीज। म्यूटिनीज क्या होती है? विद्रोह, वापस वही। तो वो अगर इनकी जो, मान लीजिए लोग कुछ सोल्जर्स हैं, उन्होंने बोला कि हमें सैलरीज बढ़ाई जाए, हमारे वेजेस बढ़ाई जाए, हमारी लिविंग कंडीशंस अच्छी की जाए, और वह गवर्नमेंट ने नहीं सुनी, तो ये विद्रोह करना स्टार्ट कर देते, वायलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमें पता ही है सोल्जर्स तो कितने खतरनाक होते हैं आर्मी। इफ द सोल्जर्स फेल्ट लेट डाउन बाय द जनरल्स, if the soldiers felt let down by the generals or even the emperor, मतलब अगर वो अपने जनरल, वो जो उनके सबसे बड़ी पोस्ट के जो मैन होते हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं चुपचाप बैठे रहो, या फिर एम्परर ने मना कर दिया, तो फिर वो विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन आर पिक्चर ऑफ द रोमन आर्मी डिपेंड्स लार्जली इन द वे दे वर प्रोटेक्टेड बाय हिस्टोरियंस विद द senatorial sympathies। अब हम थोड़ा सा रिश्ता देखेंगे भाई सीनेट्स और आर्मी के बीच में कैसी रिलेशन थी। ठीक है, so द सीनेट हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी। सीनेट्स को डर भी लगता था और बुरी नफरत भी करते थे आर्मी के साथ, बिकॉज इट वॉज अ सोर्स ऑफ ऑफन अनप्रडिक्टेबल वायलेंस। मतलब ये बहुत ही, मतलब कुछ भी कर लेते थे। वायलेंस तो चाहिए आर्मी को, या अगर इनकी बात नहीं मानी जाती या फिर इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो ये वायलेंस पे आ जाते सीधा। तो मतलब एक ऐसा फालतू का वायलेंस करना स्टार्ट कर देते, कोई डिसाइडेड वायलेंस नहीं है, कोई बिना फालतू की लड़ाई करना स्टार्ट कर देते, कभी भी कर लेते हैं वायलेंस स्टार्ट। Especially in the tense condition of the third century when the government was forced to tax, और सबसे ज्यादा वायलेंस इन्होंने थर्ड सेंचुरी में किया। व्हेन द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टैक्स, जब गवर्नमेंट को फोर्स किया गया, गवर्नमेंट हमें पता ही है रिपब्लिक के टाइम किसकी थी? सेनेट्स की। तो गवर्नमेंट को फोर्स किया गया टैक्स भरने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में, फॉर इट्स माउंटिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब मिलिट्री के खर्चे को, उनकी सैलरीज को, सबको कंट्रोल करने के लिए, सब उनकी लिविंग कंडीशंस को अच्छा करने के लिए आर्मी ने तो डिमांड कर दी कि भाई हमें ऐसा कुछ चाहिए। वो भी थर्ड सेंचुरी में, आगे हम पढ़ेंगे क्राइसिस हुए थे थर्ड सेंचुरी में। तो उस टाइम गवर्नमेंट को फोर्स किया, सेनेट्स को फोर्स किया कि आप हैवी टैक्सेस दो हमें, हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। बढ़ते मिलिट्री एक्सपेंडिचर, माउंटिंग मतलब बढ़ते हुए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। To sum up, the emperor, the aristocracy and the army were the three main players। ये दो लोग, तीन लोग सबसे बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर थे रिपब्लिक के टाइम। In the political history of the empire, the success of individual emperor depend on the control of the army। एक एम्परर का जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करेगा? आर्मी के ऊपर डिपेंड करेगा, कि भाई आर्मी उस पर कितना विश्वास करती है, आर्मी उसको कितना सपोर्ट देती है, उसी पे तो डिपेंड करेगा एम्परर का सक्सेस। And when the army were divided, the result usually civil war, except for, okay, तो सिविल वॉर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिविल वॉर की द डेफिनेशन दे रखी है, refers to armed struggles, दो आर्मीज के बीच में डिवाइड स्ट्रगल होना, फॉर पावर, किस चीज के लिए? पावर के लिए, विद इन द सेम कंट्री, एक ही कंट्री के अंदर, इन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, किस चीज के लिए? मतलब इस बात, सिविल वॉर क्यों पैदा हुआ पहले तो ये समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये आर्मी है, ठीक है, और ये किंग है, और दूसरा किंग ये है, दो चीफ्स हैं। ये बोलता है कि मैं बनना चाहता हूँ किंग, और ये बोलते मैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा? आर्मी डिसाइड करेगी। अब मान लीजिए 50% आर्मी ए को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, 50% आर्मी तो ए को सपोर्ट कर रही है, और अगली 50% आर्मी किसको सपोर्ट कर रही है? बी को सपोर्ट कर रही है। तो इधर से क्या हुआ? इधर हम देख सकते हैं जो आर्मी है वो क्या होगी? डिवाइड हो चुकी है। तो अब डिवाइड होगी पावर के लिए, किस चीज के लिए डिवाइड हुई है? पावर के लिए। तो दोनों 50% इस साइड में और 50% इस साइड में, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, जो जीतेगा वो पावर में आ जाएगा, और अगर नहीं जीते तो वो डिमांड करेंगे कि दो सेपरेट कंट्रीज बना दो। तो ऐसे सिचुएशंस भी पैदा हो जाती थी पहले।
ओके, अब हम आगे चलते हैं। एक्सेप्ट फॉर वन नोटोरियस ईयर 69 सी, एक नोटोरियस ईयर, नोटोरियस ईयर क्या होता है? जनरली नॉन और टॉक्ड ऑफ, मतलब जिसकी नॉर्मली बात की जाती है, जिस साल की बात की जाए वो उसकी जनरली नॉन और टॉक्ड ऑफ, उसे नोटोरियस ईयर बोलेंगे। When four emperors mounting the throne in quick succession, अब इस चीज का मैंने पूरी लाइन का एक हिंदी में आपको लाइन दी है। When four emperors mounted the throne in quick succession का मतलब है जब चार सम्राट, जब चार emperors एक के बाद एक सिंहासन पर बैठे, ठीक है, जब लगातार एक के बाद सिंहासन पर बैठते जा रहे हैं, एम्पायर को अपने कंट्रोल में करते जा रहे हैं, तो इधर हम देख रहे हैं कितनी जल्दी जो एम्परर्स है वो चेंज हो रहे हैं, तो उसको बोला गया नोटोरियस ईयर्स। मतलब इस चीज की बात की जाती है लोगों में, जनरली टॉक्ड ऑफ, क्या कि भाई चार राजा एक के बाद एक राजा बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। In the first 2 centuries were on the whole free from the civil war and the sense relatively stable। ये क्या दे रखा है इधर, ये आगे भी हम देखेंगे। देखो इधर एक्सटर्नल वॉरफेयर वर आल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट 2 centuries। इस बात का कहने का मतलब है कि पहले की 2 सेंचुरीज में अगर हम बात करें, एक्सेप्ट फॉर द वन नोटोरियस ईयर, द फर्स्ट 2 centuries वर फ्री फ्रॉम द सिविल वॉर। पहली और दूसरी सेंचुरी की अगर बात की जाए तो उसमें कोई भी सिविल वॉर की कंडीशंस पैदा नहीं हुई, ठीक है, मतलब आर्मी डिवाइड नहीं हुई। आगे बात समझ में, the first 2 centuries or on the free from the civil and this sense relatively stable, और इससे क्या हुआ, जो एम्पायर है उसकी स्टेबिलिटी बन के रह चुकी। सक्सेशन टू द थ्रोन वाज बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन फैमिली डिसेंट। अब हमें भी पता है कि भाई फैमिली के हिसाब से फैमिली की जनरेशन आगे चलती जाएगी, वो राजा बनता जाएगा। तो ये सारा सक्सेशन है, थ्रोन मतलब अपने साम्राज्य, अपने सिंहासन का जो सक्सेशन है वो फैमिली डिसेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि राजा का बेटा राजा होगा, उसका बेटा भी राजा होगा, उसका बेटे भी तो ये जनरेशन आगे आते तक चलती रहेगी। तो अब कैसा भी राजा हो चाहे आर्मी को वो एक्सेप्ट करना ही होगा। तो इसी कारण इस पूरी स्टेबिलिटी को लाने के लिए लड़ाई झगड़े नहीं हुए, तभी ये फैमिली डिसेंट वाला सिस्टम चलाया गया, चाहे वो नेचुरल हो चाहे अडॉप्टेड हो। अभी अडॉप्टेड की क्यों बात करें, इधर आगे हम देखेंगे। इवन द आर्मी वाज स्ट्रांगली वेडेड टू दिस प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल पे आर्मी को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। हाँ ठीक है, आर्मी भी एग्री हो चुकी। अब बात करें हम जिस ऑगस्टस की बात कर रहे हैं, वो भी अडॉप्टेड सन थे, और जूलियन केसस के, और ऑगस्टस के जो बेटे थे टिबेरस, वो भी ऑगस्टस के अडॉप्टेड सन थे, ठीक है। तो इसीलिए इधर लिखा गया चाहे अडॉप्टेड हो चाहे नेचुरल, आर्मी को एक्सेप्ट करना ही होगा। Tiberius the second in the long line of Roman emperors was not the natural son of Augustus, the ruler who found the Principate, but Augustus adopted him to assure a smooth transition। एक अच्छा ट्रांजिशन लाने के लिए, मतलब उससे कुछ टिबेरियस में कुछ अच्छी चीज दिखी होगी कि भाई ये एक अच्छा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट राजा बन सकता है, एक ब्रिलियंट एम्परर बन सकता है, इस पूरे सिंहासन को संभाल सकता है। तो कुछ तो कैरेक्टर फीचर्स इसमें देखे होंगे, तभी इसको टिबेरियस को उसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। External warfare were also much less common in the first 2 centuries। पहली 2 सेंचुरीज में सिविल वॉर भी नहीं हुई, एक्सटर्नल वॉरफेयर भी नहीं हुई, ठीक है। और फर्स्ट 2 सेंचुरीज में कौन कौन रूल कर रहे थे, ऑगस्टस भी रूल कर रहा था, उनका बेटा टिबेरियस भी रूल कर रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऑगस्टस की एज है वो कैसी एज है, पीस की एज। The empire inherited by the Tiberius from Augustus was largely so vast that the further expansion was felt to be unnecessary। जो टिबेरियस ने अगस्टस से जो एम्पायर लिया वो पहले से ही इतना ज्यादा बड़ा था कि टिबेरियस ने सोचा नहीं कि मैं इसको एक्सपैंड करूं, ठीक है, इससे कोई जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट अगस्टस एज रिमेंबर फॉर द पीस, पीस के लिए जानी जाती है, वो मैंने बता दिया क्यों। कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ, एक्सटर्नल वॉरफेयर नहीं हुए, तो पीस ही हुआ।
It ushered in after decades of internal strife and centuries of military conquests. और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इतनी सालों तक, इतनी सेंचुरीज तक ज्यादा खून खराबा हो चुका था, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था वापस से लड़ाई झगड़ा लाने के लिए। नेक्स्ट, the only major campaign of expansion in the early empire was the Trajan's fruitless occupation of territory across the Euphrates, abandoned by his successor. इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक बेकार सा एक्सपांशन हुआ, एक जैसे इधर दे रखा है कि टिबेरियस ने तो कोई एक्सपांशन नहीं किया, कोई भी टेरिटरी को अपने पावर में नहीं लिया, पर एक जो फालतू किसी टेरिटरी थी, एकदम बेकार सा एक्सपांशन उन्होंने किया, द ट्राजन्स फ्रूटलेस टेरिटरी। ठीक है, तो इससे कोई क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस इतना याद रखना ट्राजन्स फ्रूटलेस जो टेरिटरी थी उसका जो एक्सपांशन था, जो ऑक्यूपेशन था, वो बहुत थोड़ा खराब सा था। ठीक है, आगे हम चलें। मच मोर कैरेक्टरिस्टिक वाज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल। अब भाई ये सारी जो प्रोसेस चल रही थी, ये कैसे चल रही थी? रोमन डायरेक्ट रूल की मदद से चल रही थी। अब डायरेक्ट रूल क्या है? This was accomplished by observing a whole series of dependent kingdoms into Roman provincial territory। ये बात अंडरलाइन कर लो कि ये सारी जो चीजें हैं, ये डायरेक्ट रूल का मतलब ही क्या है? डायरेक्ट रूल का मतलब है कि जो रोमन के डिपेंडेंट किंगडम्स हैं, उनको किस में चेंज कर दो? रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में चेंज कर दो। द नियर ईस्ट वॉज फुल ऑफ सच किंगडम्स। इन सारे किंगडम्स के साथ पास जो डिपेंडेंट किंगडम्स की हम बात कर रहे हैं, वो रोमन एम्पायर की ईस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा थे। These were the local kingdoms that were the clients of Rome। डिपेंडेंट किंगडम्स क्या होते हैं? वो लोकल किंगडम्स जो रोम के क्लाइंट हो। Their rulers could be relied on to use their forces in support of Rome। मतलब ओके, तो हम यहाँ पे थे। ये बोल रहा है कि जो डिपेंडेंट किंगडम्स है उसका मतलब यही है, जो क्लाइंट्स हो रोम के, मतलब रोम को किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, जैसे इधर दे रखा है, अगर फोर्सेस की जरूरत पड़ी, फोर्सेस का सपोर्ट चाहिए, आर्मी का सपोर्ट चाहिए, तो ये डिपेंडेंट किंगडम्स रोमन को पहुंचा देते थे, तो इसीलिए इनको क्लाइंट्स बोला गया है। एग्जिस्ट, ओके। और सपोर्ट ऑफ रोम, एंड इन रिटर्न रोम अलाउड देम एग्जिस्ट। क्या बोला है कि वो तो क्लाइंट्स थे, वो सारी जरूरतमंद चीजें पहुंचाते थे रोम के पास, और रोम रिटर्न में इन्हें क्या करता था? अलाउ देम टू एग्जिस्ट, मतलब रहने देता था। किसको रहने देता था? राजा को रहने देता था। जैसे मान लीजिए ये पूरी रोमन एम्पायर है, और ईस्टर्न साइड में हमने देखा एक डिपेंडेंट किंगडम है, तो मान लीजिए कोई डिपेंडेंट किंगडम नहीं है, एक अपना किंगडम है, उसका राजा है ए। अब रोमन एम्पायर उस राजा से लड़ाई की और रोमन एम्पायर जीत चुका है, तो ये क्या बोलेगा कि मैं डिपेंडेंट किंगडम बन जाऊंगा, मैं आपका क्लाइंट बन जाऊंगा, आपको जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वो आपको ला के दे दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो रोमन एम्पायर इन्हें छोड़ देते हैं। छोड़ते कैसे हैं? कि होंगे तो नहीं रोमन एम्पायर के ही, पर जो राजा ए है उसकी पूरी पावर अपनी टेरिटरी पे होगी, वो एक ऑटोनमस राजा होगा। ठीक है, तो ये अदला बदली हो रही थी इधर। आगे हम देखते हैं। But by the early 2nd century, those who which lay west of the Euphrates toward Roman territory had disappeared, swallowed up by Rome। अब भाई ईस्टर्न की बात कर ली कि ईस्टर्न में तो डिपेंडेंट किंगडम्स थे। वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न में जितनी भी टेरिटरीज थी वेस्ट साइड में, वो सब ने रोमन टेरिटरीज ने अपने अंडर में ले ली। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो चुकी है, और swallowed up by रोम। swallowed up गायब होना का मतलब क्या है? रोम ने अपने कंट्रोल में कर ली। Incidentally, some of these kingdoms were exceedingly wealthy। For example, अब क्या दे रखा है हमें कि यही किंगडम्स क्या है, बहुत जो वेस्टर्न साइड के किंगडम्स ऑक्यूपाई किए थे ना, वो बहुत ही वेल्दी हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है हमें, द हिरोन्स किंगडम yielded equivalent of 5.4 million दिनारी पर ईयर। 5.4 मिलियन डेयरी मतलब 1,25,000 गोल्ड वो हर साल प्रोड्यूस करते थे।
ठीक है, यील्डेड मतलब प्रोड्यूस करते थे हर साल, एनुअली प्रोड्यूस करते थे। द denarius was a Roman silver coin containing, अब भाई denarii की बात है, जो क्वेश्चन है what was denarii in the Roman Empire? So in the Roman Empire, denarii was a Roman silver coin which contained 4.5 ग्राम of pure silver। ठीक है, 4.5 ग्राम का प्योर चांदी होती थी। In fact, except for Italy, which was not considered a province in these centuries, all the territories of the empire were organized into provinces and subject to taxation। अब हमने क्या देखा, रोमन डायरेक्ट रूल चलता है, डिपेंडेंट किंगडम्स किस में चेंज हो जाते हैं, रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी में चेंज हो जाते हैं। क्यों किया गया ये टेरिटरीज में चेंज? टैक्स के लिए, बस टैक्स के लिए किया था। आगे भी हम देखेंगे, दूसरा कारण भी देखेंगे, पर ये पहला कारण साथ में याद रखना है कि टैक्स के लिए चेंज किया। सारे टेरिटरीज को टैक्स देना है एक्सेप्ट इटली। भाई इटली में तो रोम ही है, तो इटली तो क्यों देगा, इटली का तो खुद मेन सेंटर है, इटली तो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो इटली को छोड़ के सारी टेरिटरीज टैक्स देंगी। At its peak in the second century, the Roman Empire stretched from, अब हमने देखा कि भाई जो रोमन एम्पायर है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा था। उसने वेस्ट की टेरिटरीज को भी कनकर कर ली थी, ईस्ट की टेरिटरीज को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, डिपेंडेंट किंगडम्स को टेरिटरीज में बना दिया, वेस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे हिराउंड किंगडम। तो अपन ने जो लोकेशन पढ़ी थी, अब थोड़ा सा उसको अपडेट कर लेते हैं। रोमन एम्पायर अब एक्सटेंड हो चुका है, वो स्कॉटलैंड से लेके अर्मेनिया तक पहुंच चुका है और सहारा से यूफ्रेट्स तक पहुंच चुका है। ठीक है, एंड समटाइम्स बियॉन्ड, और उससे आगे भी हो सकता है भगवान चाहे तो। given that there was no government in the modern sense to help them to run things, you may well ask how was it possible for the emperor to cope with the control and administration of such a vast diverse set of territories with a population of some 60 million in the mid-century? The answer lies in the urbanization. Okay, तो ये बोल रहा है कि अपर एक बात है कि इतने बड़े एम्पायर में कोई भी मॉडर्न सेंस में गवर्नमेंट नहीं थी। मतलब जैसे अभी मॉडर्न सेंस की गवर्नमेंट क्या है, पीएम होना, गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, रूरल गवर्नमेंट है। तो ये सारी गवर्नमेंट थी, पर ऐसे गवर्नमेंट है ही नहीं था रोमन एम्पायर में। तो भाई एम्परर इतना बड़ा रोमन एम्पायर में कैसे कंट्रोल कर सकता है, इतनी सारी टेरिटरीज को कैसे कंट्रोल कर सकता है, जिसमें हम देखेंगे कि मिड ऑफ सेकेंड सेंचुरी में तो 60 मिलियन पॉपुलेशन है। तो इतने बड़े एम्पायर को रोमन एम्पायर ने कैसे कंट्रोल किया? तो जो आंसर है वो अर्बनाइजेशन में डिपेंड करता है। अब ये अर्बनाइजेशन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। द ग्रेट अर्बन सेंटर्स दैट line at the shores of the Mediterranean, Carthage, Alexandria and Antioch। अब मैंने थोड़ी सी एकदम ट्रिक से बताई है तो नहीं वैसे, मेरे को तो ऐसे याद होता है, आपको याद करना है तो उससे कर सकते हो। Alex and Ria were in the car with the aged auntie। एलेक्स एंड रिया तो क्या हो गया, एलेक्जेंड्रिया। कार से आपको याद रखना है कार विथ द एज्ड, कार्थेज और एंटी आउच, एंटीऑच। हाँ पता है, बहुत फनी नहीं था। ओके, तो ये 3 अर्बन सेंटर्स हैं। इन्हें 3 को अर्बन सेंटर्स क्यों माना गया, क्योंकि जो मेडिटेरियन सी है, हमने वीडियो में भी मैप में अच्छे से समझा था कि इनको अर्बन सेंटर क्यों बोला था, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी के आसपास कोस्टल एरियाज में लोकेटेड हैं, इसीलिए इनको मेन अर्बन सेंटर्स माना गया था। और इन्हीं द ट्रू बेडरॉक ऑफ द इंपीरियल सिस्टम माना गया। मतलब जो भी पॉसिबल है वो सब किसके कारण पॉसिबल है, कार्थेज और अलेक्जेंडरिया के कारण पॉसिबल है। एक इंपीरियल सिस्टम मतलब जो ये पूरा रूलिंग सिस्टम चल रहा था ना एम्पायर पूरा, बेडरॉक क्या होता है, एक सॉइल होता है, सॉइल में कुछ रॉक्स पे पड़े रहते हैं, ठीक है, उन रॉक्स के कारण तो वो सॉइल टिका रहता है। तो इन अर्बन सेंटर्स के कारण ये पूरा इंपीरियल सिस्टम जो रोमन एम्पायर है, वो उन्हें इन अर्बन सेंटर्स को बेडरॉक माना, मतलब इन अर्बन सेंटर्स के ऊपर ही ये पूरा रोमन एम्पायर टिक चुका था। It was through the cities that the government were able to tax the provincial countryside। एक बात तो हमने देख ली थी कि डिपेंडेंट किंगडम्स को प्रोविंशियल टेरिटरी में क्यों बनाया गया, टैक्स के लिए बनाया गया। दूसरा कारण किस लिए बनाया गया, प्रोविंशियल कंट्री साइड से कनेक्ट होने के लिए
उधर से भी टैक्स करने के लिए बनाया गया। अब भाई प्रोविंशियल कंट्री साइड क्या होती है? रूरल एरियाज, जो गांव के एरियाज है, जो सिटीज नहीं है ना, वो सारे प्रोविंशियल कंट्री साइड में आ जाएंगे। ठीक है। विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द एम्पायर। तो हमें लगता है कि रूरल एरिया से भी टैक्स है वो बहुत लार्ज अमाउंट में आ सकता है। तो अकेला इटली क्या सारी जगहों पे जाकर टैक्स लेगा? नहीं, अर्बन सेंटर्स में डिवाइड किया गया। अब अर्बन सेंटर्स इन एरिया से हमें टैक्स ला के देंगे और कहाँ तक पहुंचाएंगे? रोम तक पहुंचाएंगे। What this means is the local upper class actively collaborated with the Roman state in administering their own territories and raising taxes from there. इधर से सिनेट्स का मसला पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। सिनेट्स के साथ बहुत बुरी हालत होने वाली है। कैसे? अब जो लोकल अपर क्लास है, कौन सी लोकल अपर क्लास? जो प्रोविंशियल लोकल अपर क्लास है। प्रोविंशियल कौन सी? जो डिपेंडेंट किंगडम्स को डिवाइड करा था हमने अर्बन सेंटर्स के ऊपर। तो वो लोकल अपर क्लास अब अपनी स्टेट को एडमिनिस्टर करेगी, मतलब उसमें गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और अपने जो एरियाज हैं उधर से टैक्स इंक्रीज करके और किस तक पहुंचाएगी? रोम तक पहुंचाएगी। तो एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन इधर से, एक बढ़िया अर्बनाइजेशन इधर से पूरे रोमन एम्पायर को चलाने के लिए आ चुका है। In fact, one of the most interesting aspects of Roman political history is the dramatic shift in the power between Italy and the provinces. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में अभी चल रहा है, रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, वो क्या है? ड्रामेटिक शिफ्ट इन द पावर। किसके बीच में? इटली और प्रोविंसेस के बीच में पावर का शिफ्ट हुआ है। पहले इटली को कौन कंट्रोल करता था? सेनेट्स। अब पावर शिफ्ट होकर किसके पास पहुंच चुकी है? प्रोविंसेस के पास। लोकल अपर क्लास के जो प्रोविंसेस के जो लोग हैं उनके पास पहुंच चुकी है। तो इधर जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ बेचारों के पास। Throughout the second and the third century, it was the provincial upper class who supplied most of the cadre that governed the provinces and command the armies. तो इधर हम देख रहे हैं किस गति से जो है पावर बढ़ती जा रही है। किसकी? प्रोविंसेस अपर क्लास के लोगों की। वो क्या कर रहे हैं? वो कैडरे सप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैडरे क्या होता है? A small group of people who are trained for a particular profession। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए वो कुछ ग्रुप लोगों का जो ट्रेन हुआ है, जैसे आर्मी का ग्रुप ला के देते थे वो। ठीक है, रोम को आर्मी का ग्रुप ला के देते थे कि भाई ये ट्रेन है, आप तो इन्हें आर्मी में ले लो। तो वो कैडरे प्रोवाइड करते थे प्रोविंसेस चलाने के लिए, आर्मी को कमांड करने के लिए। तो ये सारी चीजों में अब लोकल अपर क्लास का जो पावर है वो दी जाने लगी रोम द्वारा। तो लोकल अपर क्लास एडमिनिस्टर करती है, टैक्सेस रेज करती है और मिलिट्री को भी अब अपने कंट्रोल में कर चुकी है। ठीक है, तो इधर से हमें सब कुछ समझ में आ चुका है कि वे लोकल अपर क्लास कैसे पावर में आ रही है। They came to form a new elite of administrators and military commanders who became much more powerful than the senatorial class. अब वो मिलिट्री कमांडर्स भी बन चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बन चुके हैं। तो क्या हो रहा है इधर? एक तो ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं सेनेटोरियल क्लास से, दूसरा वो पावरफुल बन चुके हैं। ठीक है, मतलब डोमिनेंस में आ चुके हैं और वेल्दी भी बन चुके हैं अब वो। Because they had the backing of the emperors as this new group emerged the emperor Gallienus। अब क्या होता है, जो पावर में आ चुके हैं वो तो गैलीनियस किंग है। अब हमें पता है कि राजाओं के मन में तो ये थी कि सीनेट्स के पास कोई पावर नहीं आ जाए, वो आर्मी के साथ बिल्कुल भी ना जुड़ जाए। तो गैलीनियस जो एम्परर हैं कंसोलिडेट देयर राइज टू पावर बाय एक्सक्लूडिंग सीनेट्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? सीनेट्स को मिलिट्री के अंदर आने से बिल्कुल मना कर दिया। कैसे? उन्होंने कहा सीनेट्स भाई साहब, तुम ना तो मिलिट्री के अंदर सर्विस ले सकते हो, ना तो तुम आर्मी के अंदर आ सकते हो, और ना ही तुम मिलिट्री को कमांड करोगे। ठीक है, तो तुम मजे करो। ठीक है, तुम इतने बड़े भाई वेल्दी क्लास के लोग हो, चुपचाप घर पे जाके बैठो, फालतू का टाइम पास क्यों कर रहे हो? तो ऐसे करके उन्हें बेचारों को भेज दिया गया गैलीनियस ने कि तुम मिलिट्री में ना तो सर्विस लोगे और ना ही तुम कमांड करोगे।
We are told that Gallienus forbade senators from serving in the army or having access to it in order to prevent control of the empire from falling into their hands. क्यों किया गैलिनियस ने ऐसा? ताकि जो एम्पायर का जो पूरा कंट्रोल है वो सीनेट्स के हाथों में नहीं आ जाए। तो यहाँ तक की कहानी उम्मीद होगी समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। टू सम अप, पूरा जोड़ जोड़ के क्या निकलता है? In the last first, second, and third centuries, the army and the administration were increasingly drawn from the provinces. पूरा आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास पहुंच चुका है? प्रोविंसेस के पास पहुंच चुका है। एज सिटीजनशिप स्प्रेड टू दीज रीजन्स, सिटीजनशिप स्प्रेड होती है इन रीजन्स के पास। कैसे होती है अभी देखेंगे। एंड वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इटली, अब इटली के पास ही नहीं थी। जैसे पहले हमने रोमन रिपब्लिक के टाइम देखा कि जो गवर्नमेंट के जो फॉर्मेशन है उसमें कौन थे, गवर्नमेंट में कौन थे? सिर्फ सेनेट से थे। और कहाँ के सेनेट से? इटली के सेनेट से। बाहर के तो अलाउ ही नहीं थे, कोई नहीं आ सकता बाहर का। पहले जो सिटीजनशिप थी गवर्नमेंट में आने की वो सेनेट्स तक की थी। अब प्रोविंसेस के पास आ चुकी है। प्रोविंसेस तो अलग अलग रीजन्स की हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम से, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। और इधर से हम क्या देख रहे हैं? अब जो सिटीजनशिप है वो इटली तक ही कन्फाइंड नहीं, इटली तक ही सीमित नहीं है, आगे तक भी है। वो अब सारी जगह फैल चुकी है, सारी प्रोविंसेस में फैल चुकी है सिटीजनशिप ऑफ इटली इन द एडमिनिस्ट्रेशन। But individuals of Italian origin continued to dominate the Senate at least till 3rd century. तो इधर से हमें दिखता है बट इंडिविजुअल्स ऑफ इटालियन ओरिजिन, जो इटालियन ओरिजिन के एक एक इंडिविजुअल है, कंटिन्यू टू डोमिनेट द सेनेट एट लीस्ट टिल द 3rd century when senators of provincial origin became a majority। मतलब ये बोल रहा है कि सेनेट्स, जो इटली के जो सेनेट्स थे वो तब तक ही डोमिनेट थे उधर तक जब तक प्रोविंशियल अपर क्लास के जो सेनेट्स हैं, प्रोविंशियल अपर क्लास के जो लोग हैं वो नहीं आ चुके पावर में। तो भाई उनकी कहानी तो उधर तक ही थी, जैसे ही इनकी एंट्री हुई तो उनका तो टाटा बाय बाय हो गया। These trends reflected the general decline of Italy within the empire. These trends reflected the general decline of Italy within the empire। भाई इधर से हम क्या दिख रहा है कि इटली के लोगों को ही इटली के लोगों को ही ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो इधर से एम्पायर का जो ट्रेंड है वो थोड़ा डिक्रीज होने लगा इटली के अंदर, इटली के अंदर डिक्रीज होने लगा। वैसे एम्पायर डिक्रीज नहीं हो रहा इधर, इटली का जो ट्रेंड है वो डिक्रीज हो रहा है उस एम्पायर के अंदर। कैसे? अब प्रोविंशियल अपर क्लास का ट्रेंड आ रहा है ना। पहले तो इटली का ट्रेंड था कि इटली के लोग आएंगे, पर अब प्रोविंसेस का ट्रेंड हो रहा है। तो एम्पायर के अंदर अब इटली की वैल्यू थोड़ी कम होने लगी है, प्रोविंसेस की वैल्यू ज्यादा होने लगी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी। बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी तो हमने देख लिया। एंड द राइज ऑफ न्यू एलाइट्स इन द वेल्थियर एंड मोर अर्बनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरियन। अब जैसे जैसे प्रोविंसेस की जो पावर है अपर क्लास लोगों को दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो वेल्दी होने लगते हैं, अमीर बनने लगते हैं और अर्बनाइज भी होने लगते हैं। जैसे साउथ ऑफ स्पेन देख लो, अफ्रीका देख लो, ईस्टर्न साइड देख लो, उधर की जो प्रोविंसेस हैं अब वो अमीर बनने लगे हैं और अर्बनाइज एक सिटीज में कन्वर्ट होना, अच्छी बढ़िया फर्स्ट क्लास सिटीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। A city in the Rome sense was an urban center with own magistrate। अब ये बात याद रखनी है कि भाई सिटी के अंदर चल क्या रहा था। तो सिटी के अंदर तीन तरीके के लोगों में डिवाइड कर दिया, मैजिस्ट्रेट के अंदर, सिटी काउंसिल के अंदर और टेरिटरी के अंदर। कैसे? जैसे एक साइड हम देखते हैं, एक बार हम एम्पायर को देखते हैं, एक बार हम सिटीज को देखते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये एक एम्पायर है, ठीक है। मतलब रोमन एम्पायर मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए रोम है, ठीक है। रोम में किसका राज है? मतलब रोम में कौन रहेगा? एम्पायर, एम्परर रहेगा। और ये क्या है? डिपेंडेंट किंगडम्स है इसके आसपास, उसके टेरिटरीज है। अब हम थोड़ा सा इन अर्बन सेंटर्स की ओर चलते हैं, ठीक है। ये क्या है? अर्बन सेंटर्स है। तो मान लीजिए इस अर्बन सेंटर का ये मेन सेंटर है जहां पे कौन रहेगा? मैजिस्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और ये टेरिटरीज है, टेरिटरीज मतलब विलेजेस, यहाँ विलेजेस है,
ये क्या है, विलेजेस, और ये क्या है, अर्बन सेंटर। ओके, आगे क्या है, सिटी कम्स। अब इधर एम्परर को कौन मदद करवा रहा है, सीनेट्स मदद करवा रहे हैं। पहले तो इटली के सीनेट्स करवाते थे, अब कौन से सीनेट्स करवा रहे हैं, अर्बन सेंटर के सीनेट्स करवा रहे हैं। तो यहाँ मजिस्ट्रेट को कौन मदद करवा रहा है, सिटी काउंसिल मदद करवा रही है। तो उम्मीद होगी एक जो कहानी है वो समझ में आ रही होगी। इधर क्या कहानी चल रही है, अच्छा ओके, क्या कहानी चल रही थी इधर, कि जो रूलर जो एम्परर है उसकी पोस्ट एम्पायर के अंदर एक बड़ी है, तो जो मजिस्ट्रेट है उसकी पोस्ट अर्बन सेंटर के अंदर बड़ी है। किस तरीके से, जैसे एम्परर पूरे एम्पायर में राज करेगा वैसे ही मजिस्ट्रेट का राज पूरे अर्बन सेंटर के ऊपर राज रहेगा। जिस तरीके से सीनेट एम्परर को एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करवा रहे हैं, वैसे ही सिटी काउंसिल मजिस्ट्रेट को एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करवाएगी। जिस तरीके से एम्परर का राज पूरे अर्बन सेंटर्स पे होगा, उसी तरीके से मजिस्ट्रेट का राज पूरे विलेजेस, पूरी टेरिटरीज पे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इनकी पावर के ऊपर। कंटेनिंग विलेजेस विच वर अंडर हिज ज्यूरिडिक्शन, और तो मजिस्ट्रेट का जहां तक पावर उस राजा ने उसे अलॉट की है कि भाई तेरा राजा तेरे जो पावर है वो यहीं तक रहेगी, तो वो जो होता है जुरिडिक्शन, उसकी उसकी इतनी बाउंड्री है, तो मजिस्ट्रेट की पावर इधर तक है। दस वन सिटी कुड नॉट बी इन द टेरिटरी, एक सिटी को टेरिटरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी सिटी है, उसको टेरिटरी में थोड़ी कन्वर्ट करेंगे। तो सिटी रहेगी, उस सिटी के अंदर जो विलेजेस हैं उन्हें टेरिटरीज में कन्वर्ट किया जाएगा, बट विलेजेस वर ऑलमोस्ट वर, तो विलेजेस को तो टेरिटरीज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सिटीज, अब विलेजेस को धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है, सिटीज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, एंड वाइस वर्सा, यूजुअली एज मार्क ऑफ इंपीरियल फेवर फॉर द अपोजिट। तो इंपीरियल फेवर के लिए भी, मतलब एम्पायर को टैक्स की उम्मीद होगी, तब उन्हें सिटीज में कन्वर्ट हो गया होगा, या फिर अपने ही कुछ फायदे के लिए तो कन्वर्ट किया होगा विलेजेस को। वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन सिटी, अब ये कुछ नहीं है आगे, हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके, इसमें क्या दे रखा है कि सिटी में रहने का एक ही इम्पोर्टेंट कारण है, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट होगा। मैं बता देती हूँ आपको इसमें क्या दे रखा है। एक तो है कि जब फूड शॉर्टेज होगी तब कंट्री के जो लोग हैं उन्हें खाना पहुंचाया जाता है। दूसरी, पब्लिक बाथ्स प्रोवाइड करी जाती है, और तीसरी, एंटरटेनमेंट के लिए एम्पी थिएटर, सर्कस वगैरह ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फिर भी डाउट आए तो कमेंट में आप मुझे बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस की तरफ। थर्ड सेंचुरी में कुछ क्राइसिस है। इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरीज वर एन लार्ज पीस ऑफ प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, बढ़िया एक्सपेंशन चल रहा था, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, बढ़िया प्रोस्पेरिटी, पीस, सब कुछ चल रहा था फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के अंदर, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। थर्ड सेंचुरी में अचानक से क्या हुआ, द फर्स्ट मेजर साइन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन। अब इसका मैंने हिंदी मतलब दे रखा है, भैया आपको हिंदी अच्छे से समझ में है तो वो देख लो। आंतरिक तनाव का पहला प्रमुख संकेत, ये किसका लाइन है, फर्स्ट मेजर साइन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन, मतलब अंदर जो कंट्री के अंदर है। ओके, तो जो कंट्री के अंदर है उसका पहला हमें ये साइन मिला थर्ड सेंचुरी के अंदर। कंट्री के अंदर भाई क्राइसिस आ चुके हैं, कंट्री है वो अभी थोड़े कंट्रोल में नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो क्या हो रही है वो हम आगे देखेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगी भाई थर्ड सेंचुरी में ये चीजें हुई। फ्रॉम द 230s, अर्ली थर्ड सेंचुरी के अंदर, द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट साइमल्टेनियसली, पूरा एम्पायर है वो अलग अलग दिशाओं से अपने आसपास के जो राइवलीज पावर्स है उनसे लड़ता रहता है अलग अलग दिशाओं से। ठीक है, इन ईरान अ न्यू एंड मोर अग्रेसिव डायनेस्टी वर इमर्ज इन 225। अब हमें पता है ईस्टर्न साइड में ईरान था, तो ईरान से एक डायनेस्टी आती है ससानियन डायनेस्टी, कौन सी सेंचुरी में, थर्ड सेंचुरी की स्टार्टिंग में 225 ईयर में आती है, और 15 सालों में ये यूफ्रेट्स रिवर का जितना भी रीजन था उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है।
एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट्स। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को एक फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है, ये बताता है कि ईरानियन रूलर है एक शाहपुर फर्स्ट, क्लेम ही हैड एनिहिलेटेड अ रोमन आर्मी। उसने ऐसा मानना जाता है कि उसने बताया है कि उसने 60,000 आर्मी को, रोमन आर्मी को मार दिया है। तो ये सारी चीजें तो ईरान की होगी। तो ये तो हमें याद रखनी है कि भाई 225 के अंदर ससानियन डायनेस्टी आ जाती है, यूफ्रेट्स रिवर को कंट्रोल में कर लेती है, शाहपुर फर्स्ट 60,000 सोल्जर्स को मार देते हैं, और एंटियोच जो कैपिटल, एंटियोच की जो कैपिटल है, ईस्टर्न कैपिटल, उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर आगे हमें दिखेगा कि जर्मन ट्राइब्स आते हैं। इन जर्मन ट्राइब्स को हम लास्ट में भी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जर्मन ट्राइब्स जैसे गोथ्स हो गए, फ्रैंक्स हो गए, तो ये जितने भी और भी हैं जर्मन ट्राइब्स, ये सारे ट्राइब्स आएंगी। और जो यूफ्रेट, जो राइन और डैन्यूब रिवर हमने देखी थी, किसके नॉर्थ में थी? रोमन एम्पायर के जो नॉर्थ में थी, उस डायरेक्शन में आएंगी और रोमन एम्पायर को अब हमला करना स्टार्ट कर दिया, उधर से वो कनकर कर लेंगी। तो 7th सेंचुरी में पूरे जो रोमन एम्पायर है उसकी हालत बहुत ही बेकार होने वाली है। ये एग्जाम्पल भी आगे अल्मानी, फ्रैंक्स, गॉथ्स, ये सारी जर्मन ट्राइब्स राइन और डैन्यूब की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड द होल पीरियड फ्रॉम 233 to 280 was a repeated inventions of a whole line। तो एक ट्रिक है जो मैं बता देती हूँ इन ट्राइब्स को याद करने की, वो भी थोड़ी बेकार सी है। अंबानी इज वेरी फ्रैंक विथ क्लोथ्स, फ्रैंक विथ क्लोथ्स। अंबानी से अल्मानी, फ्रैंक तो है ही, और क्लोथ से गोथ्स, तो अंबानी इज वेरी फ्रैंक विथ क्लोथ्स। ओके, रिपीटेड इन्वेंशंस का मतलब होता है बार बार आक्रमण होना। तो चार मतलब जो राइन और डेन्यूब है, वो उस जो फ्रंटियर है उधर से बार बार जो जर्मन ट्राइब्स हैं वो आक्रमण कर देते हैं। of a whole line on the provinces that stretch from Black Sea to Alps on the southern Germany। तो वो ब्लैक सी से एल्प्स तक ले गए, सदर्न जर्मनी से, ये जो पूरी लाइन है इधर तो बार बार आक्रमण होता ही जा रहा था। The Roman were forced to abandon much of the territory beyond the Danube। रोमन के जो एम्पायर है उसको फोर्स किया गया कि भाई तुम अपनी टेरिटरी इधर से हटा लो, राइन और डैन्यूब के साइड से। तो उधर से रोमन एम्पायर को टेरिटरी खाली करनी पड़ी, लोगों को उधर से जगह खाली करनी पड़ी। While the emperors of this period were constantly in the field against the Romans called the barbarians। While the emperors of this period were constantly in the field against the Roman, against what the Romans। तो अब जो एम्परर्स है वो भी मजे ले रहे थे। वो कैसे मजे ले रहे थे? वो भी अपनी बार बार गद्दियां खाली करने लगे थे। मतलब जो सिंहासन है उसमें इधर दे रखा है, मैं ये देखो, 47 ईयर्स के अंदर 25 एम्पर चेंज हो गए। ये क्या है मतलब? तो रोमन्स को इधर बारबेरियंस बोला गया, मतलब इडियट्स बोला गया। इडियट्स नहीं, मतलब क्या बोला गया? जो इंटेलिजेंट नहीं हो, अनइंटेलिजेंट बोला गया, ये तुम ऐसे हो। तो क्वेश्चन अगर आया कि भाई रोमन्स को बारबेरियंस क्यों बोला गया, ओके, तो रोमन्स को बारबेरियंस क्यों बोला गया? क्योंकि जब रोमन में 3rd सेंचुरी में जब क्राइसिस हो रहे थे और जर्मन ट्राइब्स ने जब हमला किया, ससानियन डायनेस्टी ने जब हमला किया, शाहपुर फर्स्ट ने जब हमला किया, तो ये इन सारे कारणों से वो इन सब सारी चीजों को संभाल नहीं पा रहे थे। और 47 ईयर्स के अंदर ही 25 एम्परर्स चेंज हो गए, इसीलिए रोमन्स को क्या बोला गया? बारबेरियंस बोला गया। ठीक है, तो इधर से हमें पता चल जाता है कि भाई रोमन की जो हालत है वो कितने खराब हो रही थी। आगे हम पढ़ेंगे जनरल लिटरेसी और ओके, जनरल लिटरेसी एंड कल्चर, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसे हम फटाफट कर लेंगे। वन ऑफ द मोर मॉडर्न फ्यूचर ऑफ रोमन सोसाइटी वाज द वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर हमें क्या दे रखा है कि उधर न्यूक्लियर फैमिली का प्रेजेंस था। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली मतलब माँ बाप और उनके बच्चे। अडल्ट सन्स जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रहते हैं। और ऐसा बहुत ही कॉमन केस है जहाँ पे, मतलब है ही नहीं, ऐसा बहुत एक्सेप्शन वाला केस है जहाँ पे अपना बड़ा भाई अपने छोटे भाई या बड़े भाई के साथ घर शेयर करके उसमें रह रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर भाई साहब किसको रखा जाता था घर परिवार के अंदर? तो स्लेव्स को रखा जाता था।
एक बार इंक्लूडेड इन द फैमिली। आगे हम चलेंगे कि वाइफ के ऊपर आएगी ये बात। तो वाइफ है, मैं ही बता देती हूँ इसमें क्या चल रहा है, जो ना मोस्ट कॉमन है वो हम बात पढ़ लेंगे। By the late Republic, the typical form of marriages was one where the wife did not transfer to her husband authentic but retained full rights in the property of the family. When the woman's dowry went to husband to the duration, the woman remained a primary heir. ये बात ध्यान रख लो, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑनर मतलब वुमेन है वो क्या थी, मैनेज करती थी प्रॉपर्टी को और ओन भी करती थी। मतलब उसके पास अधिकार था वो अपने पापा से प्रॉपर्टी ले, ठीक है, और शादी के बाद वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करे। उसके फादर की डेथ हो जाए तब भी वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, और शादी के बाद वो प्रॉपर्टी भी उसकी होगी, वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी तो इधर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स की हुई, जैसे वुमेन की जो प्रॉपर्टी हुई वही प्रॉपर्टी मैन की मान ली जाती है, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी मदर की मान ली जाती है ना, मतलब वाइफ की मान ली जाती है। पर पहले ऐसा नहीं था, जो कानून था, जो गवर्नमेंट थी, हस्बैंड और वाइफ को दो फाइनेंशियल एंटिटी मानती थी, ठीक है। फाइनेंशियली मतलब पैसों के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से वो इन्हें दो अलग अलग नजरों से देखती थी कि भाई वाइफ के पैसे हस्बैंड के नहीं हो सकते और हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ की नहीं हो सकती, ठीक है। तो वुमेन की जो डायवरी लाती थी वो तो हस्बैंड के पास चली जाती थी, और हस्बैंड के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती थी कि वो वाइफ की प्रॉपर्टी ले सके। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर थी, फादर की डेथ होने के बाद भी नहीं देती थी। दस द रोमन वुमेन एंजॉयड फुल लीगल राइट्स इन ओनिंग ए मेजॉरिटी मैनेजिंग प्रॉपर्टी। पूरे लीगल राइट से, कानून के हिसाब से पूरी लीगल राइट्स है वुमेन को प्रॉपर्टी मैनेज करने की और ओन करने की। द वाइफ एंजॉय कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस, जो वाइफ है पूरा कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस एंजॉय करती है। डाइवोर्स वाज रिलेटिवली इजी, डाइवोर्स बहुत ही इजी था। नीडेड नो मोर देन अ नोटिस ऑफ इंटेंट, सिर्फ एक नोटिस देना पड़ता है और कुछ नहीं चाहिए टू डिसॉल्व द मैरिज, मैरिज को खत्म करने के लिए, बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ। या तो हस्बैंड दे दो नोटिस या फिर वाइफ नोटिस दे सकती है, दोनों फ्री थे। डाइवोर्स इसलिए इजी माना गया, सिर्फ भाई साहब एक नोटिस दे दो और तुम्हारी शादी से छुटकारा मिल जाएगा। आगे ऑन द अदर हैंड वेर मेल्स मैरिड इन देयर लेट ट्वेंटीज, और ये एज दे रखी है कि मेल्स लेट ट्वेंटीज मतलब मान लीजिए 21 22 23 साल की उम्र में और थर्टीज तक की शादी की एज थी, और विमेन्स है उनकी एज 13 से 20 21 लास्ट है, वहां तक की एज थी। तो इधर हमें कुछ इनइक्वलिटी नजर आ रही है। मैरिजेस अरेंज होती थी। दूसरी बात, हस्बैंड है वो अपनी विमेन के ऊपर डोमिनेंस में था, वो विमेन को अपना अधिकार जताता था। ये बात हमें सेंट ऑगस्टाइन से पता चली। सेंट क्या होता है, जैसे मंदिरों में पंडित होते हैं वैसे जो क्रिश्चियंस के जो चर्च है उसमें सेंट होते हैं। ऑगस्टाइन बताता है कि मेरी मदर है और भी जो हमारे जो सिटीज की जो औरतें हैं वो सारी एक साथ जुट के ग्रुप में बैठ के अपने जो निशान है जो उसने हस्बैंड को मारे हैं अपनी वाइफ को, वो निशान दिखाती थी। उसकी मम्मी को भी उसकी जो पापा है वो बहुत मारते थे। तो इधर से हमें दिख रहा है कि भाई कुछ हालत तो बेकार ही थे। ऊपर तो हमने बहुत बड़ाइयां देख ली कि भाई विमेन्स को लीगल इंडिपेंडेंस दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता भाई। हस्बैंड डोमिनेंस में तो ऐसे कैसे क्या हो चुका है। मदर वॉज रेगुलरली बीटन बाई फादर, मदर को हमेशा फादर मारते थे। किसकी, ऑगस्टाइन के मदर को, और भी मदर से। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, फादर हैड द सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर द चिल्ड्रन, लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन। पूरी ताकत होती थी फादर के पास, लीगली पावर होती थी अपने बच्चों के ऊपर कि भाई इसे जिंदा रखना है या फिर मारना है। अगर कोई अनवांटेड चिल्ड्रन हो गया तो उसे मार देते थे, जैसे लिविंग देम आउट इन द कोल्ड, जैसे सर्दियों में उन्हें बाहर रख देते थे और वो मर जाते थे बच्चे। अब नेक्स्ट चलते हैं लिटरेसी की तरफ। It is certain that rates of casual literacy varied greatly between different parts of the empire. कैजुअल लिटरेसी थी पूरे एम्पायर में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी लिटरेसी की, ठीक है। तो कैजुअल लिटरेसी थी, कुछ दे रखे क्या, द यूज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑन एवरी डिफरेंट, ओके। तो ये कैजुअल लिटरेसी की डेफिनेशन दे रखी है, द यूज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, किस तरीके से वो रीड करते थे, किस तरीके से वो लिखते थे, तो वही होती है लिटरेसी। अगर किसी को नहीं पता तो भाई देख लो, इधर लिटरेसी का मतलब यही है। तो अलग अलग जगहों पे लिटरेसी बोली जाती थी। एग्जाम्पल हमें दे रखा है, पोम्पे जगह है, वहां पे हमें एविडेंसेस मिले हैं। पोम्पे में क्या मिले हैं,
लिटरेसी अलग अलग तरह की है, जैसे जो उनकी वॉल्स है उधर एडवर्टाइजमेंट्स मिले हैं। एडवर्टाइजमेंट मिल गए तो क्या हो भाई साहब, एडवर्टाइजमेंट में जो बातें लिखी जाती थी वो लोग अपनी अलग भाषा में लिख के जाते थे, अलग ही फॉर्म ऑफ राइटिंग थी उनकी। ठीक है, तो इधर से लिटरेसी हमें चेंज दिख रही है। और क्या दिखता है, ग्राफिटी का यूज, वॉल्स पे जो डिजाइन की जाती है ना, जैसे हम देखते हैं वॉल्स पे स्प्रे से कुछ डिजाइन करे जाते हैं, अपना नाम लिख देते हैं स्प्रे से, तो वैसे ही वॉल्स पे कुछ डिजाइनिंग की जाती थी, तो वो ग्राफिटी हो गई। तो अपने हिसाब से करते हैं लोग तो डिजाइन्स। तो इधर से पता चलता है लोग कितने एजुकेटेड थे, या फिर कितनी टाइप की लिटरेसी, कैसे लिखने का जो तरीके हैं, बोलने का जो तरीका है, वो चेंज था लोगों के बीच में। दूसरा हमें इजिप्ट के अंदर मिलता है, थाउजेंड ऑफ पेपरीज मिलती है हमें। पेपरी किस चीज में, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और इन्हें कौन लिखता था, प्रोफेशनल स्क्राइब्स लिखते थे। पेपरी की मैंने बात कर ली थी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, वापस जाके देख लो चाहे। तो यही बात है, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले। इधर पूछ लेगा व्हाट अबाउट लिटरेसी इन द रोमन एम्पायर, तो आप बोल देना कैजुअल लिटरेसी थी। एविडेंसेस आर गिवन बिलो। इन पोम्पे देयर वाज अ वाइडस्प्रेड कैजुअल लिटरेसी। वॉल्स on the main streets of Pompeii often carried advertisements and graffiti, which lead to a casual literacy. Egypt's thousands of papers have found for the use of formal documents, contracts which were written by the formal scribes. बस इतना ही आना है और इतना ही आपको पढ़ना है। द कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। पूरे एम्पायर में अलग अलग तौर तरीके से, अलग अलग लेवल्स पे जो डाइवर्सिटी है वो अलग थी। अच्छा भाई, हाँ। In the vast direction of religious cults and local deities, religious cults क्या होते हैं, धार्मिक पंथ, हिंदी वालों के लिए a system of religious devotion directed towards a particular object। मतलब किसी के लिए एक धार्मिक, मतलब एक अपना रिलीजियस डिवोशन दिखाना, जैसे भगवान के लिए दिखाएंगे यार, ऑब्वियसली तो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है इधर। तो भगवान के लिए अलग तरीका था, तौर तरीका था भगवान को डिवोट करने का लोगों के अंदर। लोकल डेटीज, गॉड और गॉडेस, ठीक है, देवी देवताएं अलग अलग थे उनके। प्लुरलिटी ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, अलग अलग तरह की ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स पहने जाते थे अलग अलग स्टाइल्स में। खाने का तरीका अलग था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग था, कुछ ट्राइब्स है तो कुछ ट्राइब्स नहीं थे। लैंग्वेजेस का हमें एग्जांपल दे रखे हैं कि अरेबिक भाषा नियर ईस्ट में बोली जाती थी, कॉप्टिक भाषा इजिप्ट में बोली जाती थी, प्यूनिक और बर्बर नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी, और सेल्टिक स्पेन में बोली जाती थी। तो अगर याद करनी है तो कर लो भाई, ये लैंग्वेजेस का एग्जांपल है। But many of these linguistic cultures were purely oral at least until a script was invented for them। जब तक स्क्रिप्ट नहीं बनी तब तक वो अपनी ये कल्चर है वो ओरली दिखाते थे, ठीक है, लिख के नहीं दिखाते थे। अर्मेनिया फॉर एग्जाम्पल ओनली बिगेन टू बी रिटन एज लेट एज द 5th सेंचुरी। अर्मेनिया भाषा तो बहुत लेट तक बोली गई, 5th सेंचुरी तक लिखी गई थी, वो बोली तो जाती थी, लिखी गई 5th सेंचुरी में। वेयर एज देर वॉज ऑलरेडी कॉप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय द, और इधर हम देखते हैं जो कॉप्टिक भाषा है उसका तो बाइबल जो बुक थी उसमें ही ट्रांसलेशन हो जाता है 3rd सेंचुरी के अंदर, मतलब 3rd सेंचुरी के अंदर बाइबल बुक है वो कॉप्टिक भाषा में ट्रांसलेट होके आ जाती है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एडवांसमेंट होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं अलग स्टाइल से। Elsewhere, the spread of Latin displays the written form of languages. The spread of Latin displays the written form of languages that were otherwise widespread. This happened notably with the Celtic, which ceased to be written after the 1st century। तो क्या बोल रहे हैं इधर, द स्प्रेड ऑफ लैटिन, लैटिन भाषा जो इतनी ज्यादा स्प्रेड हो रही थी, डिस्प्लेस द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, उसने जो लैंग्वेजेस लिखी जाती थी उनको हटा दी, दैट वर अदरवाइज वाइड स्प्रेड। मतलब वो भाषाएं जो इतनी ज्यादा बोली जाती थी, इतनी ज्यादा ओरली बोली जाती थी, तो जैसे ही लैटिन भाषा का इन्वेंशन हुआ तो लैटिन भाषा अब लोग लिखने लग गए। मतलब जो बात लिखी जाती थी, जो भाषा जिस भाषा में लिखा जाता था पहले, वो लैटिन भाषा में लिखा जाने लगा। समझ रहे हो, जैसे कैसे बताऊं मैं, मान लीजिए कुछ भाषा ए बी सी डी ये भाषाओं के नाम है, ठीक है, ये ऑरली बोले जाते थे और बहुत ही वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत ज्यादा लोग ये 4 भाषा तो मोस्टली बोलते थे। फिर जब से लैटिन भाषा का इन्वेंशन हुआ
तो जो लिखने का तो तौर तरीका था, जो रिटन फॉर्म में अगर किसी को लिखना था तो वो मोस्टली लैटिन भाषा में लिखा जाता था। जिस तरीके से ये ऑरली वाइड स्प्रेड थी, उस तरीके से लैटिन भाषा रिटन फॉर्म में वाइड स्प्रेड थी। तो इस पार्ट में तो हम इतना ही पढ़ने वाले हैं जेंडर लिटरेसी के बारे में। अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन की ओर भी जाएंगे। ठीक है, तो टिल दैट आप बनते रहिए और रिवाइज करते रहिए। इफ यू लाइक द सेशन,